प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसमें उनका पहला पड़ाव घाना है। घाना के अलावा त्रिनिदाद, साथ ही अर्जेंटीना और ब्राजील के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में सबसे अहम होगा ब्रिक्स का सम्मेलन, जो कि 6 से 7 तारीख के बीच ब्राजील में होना है। इस सम्मेलन में दरअसल भारत अगले ब्रिक्स की अगुवाई का रास्ता भी तय करेगा। साथ ही ब्राजील के साथ भारत के रक्षा समझौतों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यात्रा अपने आप में बेहद खास है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री के लंबी अवधि की यात्राओं में से एक यात्रा मानी जा रही है। पुलिस विकास के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ स्टेट यूपी उत्तराखंड। बीते कुछ सालों में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जवान लोगों की कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक से मौत होती जा रही है। कुछ लोग खेलते हुए मौत का शिकार हो रहे हैं, तो कुछ लोग गाना गाते हुए या फिर कुछ लोग डांस करते हुए अचानक गिर जाते हैं और उनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि क्या ये कारण सीधे तौर पर वैक्सीन से संबंधित है? क्या कोविड-19 में जो वैक्सीन लोगों को लगाई गई उसकी वजह से ये हार्ट अटैक की समस्या या कार्डियक अरेस्ट लगातार हो रहे हैं, जो ज़्यादातर जवानों को हो रहे हैं? इस बारे में जब अध्ययन किया गया और एम्स और ICMR ने बाकायदा इस पर जांच की, तो पाया कि इसका मेडिकल या फिर वैज्ञानिक कोई भी तथ्य नहीं है। यानी कि इससे कोई भी कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित नहीं है। जिसमें मौतें हो रही हैं वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से या फिर हार्ट अटैक होने की वजह से हो रही हैं। यानी कि आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, खान पान का तरीका, लाइफस्टाइल, इसके लिए एक बड़ा कारण माने जा सकते हैं। दो बातें बिल्कुल सही हैं कि पोस्ट कोविड एरा में हार्ट प्रॉब्लम्स का इंसिडेंस बढ़ा है, स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में। लेकिन जितने भी स्टडीज़ हुई हैं, स्पेशली इंडिया से अभी रिसेंट स्टडी आई है ICMR प्लस एम्स की, उसमें इस बात को खारिज कर दिया गया है कि कोविड वैक्सीन का सडन कार्डियक डेथ या हार्ट अटैक से कोई रिस्क है। ये स्टडी काफ़ी बड़ी स्टडी थी, नियरली 19 स्टेट्स 43 सेंटर्स में हुई है, जिसमें 18 to 45 ईयर्स एज ग्रुप के लोगों को सडन डेथ के कॉजेज को देखा गया। तो उसमें पाया गया कि कोविड वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। एक पैरेलल स्टडी भी हुई थी, इसमें बाकी फैक्टर्स को एनालाइज किया गया। तो उसमें पाया गया कि आपकी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, आपकी अदर मेडिकल कंडीशंस और आपका लाइफस्टाइल, ये फैक्टर ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपको हार्ट अटैक आता है या आपकी सडन कार्डियक डेथ होती है। तो वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई है और कैबिनेट बैठक में सिर्फ एक ही प्रस्ताव पास किया गया है, जो कि रेशम विभाग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिएगा कि जो कोकून है उसके MSP में रेट बढ़ाने का निर्णय कहीं ना कहीं कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। और जो कोकून A ग्रेड की है उसमें 400 रुपये से बढ़ाकर 440 की गई है। इसी तरीके से जो B ग्रेड की कोकून है उसको 330 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये की गई है। और इसी तरीके से C और D ग्रेड के कोकून में भी 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो साफ तौर पर जो रेशम का कार्य करने वाले किसान हैं वो कहीं ना कहीं इसका लाभ लेते हुए जरूर नजर आएंगे। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर जो रेशम विभाग है वो लगातार किसानों को लेकर और इस रेट को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित थे। और लगातार जो किसानों को अब कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी हुई है, तो एक लाभ जरूर किसानों को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि किसानों को इसका लाभ दिया जाए और जो कोकून की कीमत है, MSP है, उसको बढ़ाकर किसानों को दिया जाए। न्यूज़ स्टेट धनराजगढ़, देहरादून। GST की बैठक में मुमकिन हो जो 12% के स्लैब है उसको हटा दिया जाए या फिर 5% के स्लैब में ये तमाम चीज़ें डाल दी जाएं, जिससे आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ी आसान ज़रूर हो जाएगी। कीमतें कम होंगी, चाहे वो दूध हो, दही हो या फिर खाने पीने की दूसरे आइटम हो या पैकेज फूड हो, पैकेज फ्रूट आइटम हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ें जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे तमाम सामान जो हैं उन पर जो GST 12% लगता है वो कहीं ना कहीं कम होगा, तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बहुत समय से मांग थी कि GST के जो रेट्स हैं वो गिनती में बहुत ज़्यादा है, 0, 5, 12, 18, 28 और सेस मिला के
स्पेशल आइटम सिन गुड्स पे एक और रेट बन जाता है। तो इन रेट्स की गिनती को कम करने की उम्मीद लोग करके बैठे थे और अब ऐसा उम्मीद की जा रही है कि शायद फिटमेंट कमेटी जीएसटी काउंसिल की इन रेट्स में कुछ फेरबदल करे। और सबसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही है 12% में जो आइटम्स आते हैं, जिसमें अगर हम मुख्यतः देखें तो फूड के आइटम्स हैं और कुछ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। अगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बात की जाए तो उसमें टूथ पाउडर हो गया, उसमें छतरी हो गई, उसमें स्यूइंग मशीन हो गई, उसमें टूथपेस्ट हो गई, ये आप रोज़ जो इस्तेमाल करते हो। खाने पीने की चीज़ों में देखें तो बटर है, घी है, इस टाइप के पैकेज्ड फूड है, नमकीन है, ये आइटम 12% में आते हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद 12% रेट को हटा दिया जाए। देखना ये होगा कि 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया जाता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। आपको बताते चले कि उत्तराखंड की कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से एक अधिकारियों की बैठक ली गई है और साफ तौर पर एक्शन लेने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार थूक जिहाद के जो मामले हैं वो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिले थे, इस बार वो इस तरह की घटनाएं कांवड़ यात्रा के दौरान ना हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी कांवड़ यात्रा में जो दुकानें लगेंगी, चाहे वो खाने पीने की दुकानें हो या अन्य दुकानें हो, सभी को अपने नाम की प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। यदि कोई इस तरह का नाम की प्लेट नहीं लगाता है और अन्य नाम से दुकान चलाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और उसके साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से रखा गया है। क्योंकि देखिएगा कि इसी के साथ जो कांवड़ में आने वाले यात्री हैं उनकी शुद्धता और स्वच्छता और इसके साथ ही स्वास्थ्य, उनके कहीं ना कहीं उसका ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ तौर पर 2 टूक अधिकारियों का है, यदि किसी भी यात्री के साथ अभद्रता की जाती है या फिर उसको किसी और नाम से दुकान चलाता हुआ कोई पाया जाता है और शुद्धता भंग करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। न्यूज स्टेट धनराजगढ़ शहर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करने की शिकायत बिजली विभाग को पिछले काफ़ी दिनों से मिल रही थी। लिहाजा बिजली विभाग द्वारा टीमें बनाई गई और अलग अलग इलाके में अल्टरनेट डेज पर जो टीमें हैं उन्होंने छापेमारी की और छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अभी तक बिजली विभाग 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चोरी कर चुका है। 8000 से ज़्यादा जगहों पर बिजली विभाग के द्वारा छापी मारी गई, जिसमें 5000 से ज़्यादा स्थानों पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। कई जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए गए थे फर्जी तरीके से, कई जगह जो फैक्ट्रियां हैं उनमें चोरी के कनेक्शन चलाए जा रहे थे और घरों में भी बिजली चोरी करने के कई मामले सामने आए हैं। इस समय हम लोग विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने जो अभियान चला है लगभग 8700 जगह पे हम लोगों ने रेट की कार्रवाई की थी। 5700 जगह पे हम लोगों को चोरी मिली। इसमें लगभग 50 करोड़ का हम लोगों ने असेसमेंट रिलीज किया था। लगभग 12 करोड़ की वसूली तक पहुंची है। बाकी की हम लोग आरसी और अन्य कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। बिजली चोरी के लिए पिछले दिनों मेरठ और हापुड़ की टीम ने आकर भी नोएडा के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की थी और स्थानीय कर्मचारियों की मिलीभगत होने के बाद स्थानीय कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन अब नोएडा के बिजली विभाग द्वारा अलग टीमें बनाई गई हैं और ये छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिजली विभाग के अधिकारियों की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि अगर बिजली चोरी करते पकड़े गए तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना लगाने के साथ साथ जो बिजली का बिल है उसकी वसूली और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई बिजली विभाग के अधिकारी आने वाले दिनों में भी लगातार करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले तमाम छात्रों के ऊपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। तमाम छात्रों पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल इन हॉस्टल में रह रहे छात्र अपने कमरों में कूलर लगाए हुए थे और छापेमारी के दौरान ये कूलर पकड़े गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। भीषण गर्मी में कूलर चलाए जाने पर कार्रवाई गलत लगती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उनका नियम ही इस तरीके का है कि जो छात्र यहाँ पर रहते हैं उन्हें कूलर लगाने के लिए अनुमति लेनी होती है। इसके साथ ही उन्हें कूलर लगाने के लिए शुल्क जमा करना पड़ता है।
निर्धारित शुल्क जमा न करने के बाद भी कूलर चला रहे छात्रों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। उनसे 10-10 हज़ार रुपये की वसूली की जाएगी। छात्रों ने अपना कूलर खरीद लिया और हम लोगों से परमिशन नहीं ली, ना उसका शुल्क देना। तो जिन छात्रों का शुल्क नहीं जमा किया है उसमें नियमावली में प्रोविजन है कि उनको 5,000 रुपये का अर्थदंड और 5,000 रुपये शुल्क ये उनको किया जाएगा। अलग अलग छात्रावासों में, जैसे हमारा एक महिला छात्रावास है, उसमें छोटे छात्र रहते हैं, PhD की छात्राएं रहती हैं, उसमें 8 बच्चे पाए गए हैं जो कूलर चला रहे हैं और ये वार्डन्स के द्वारा हम रिपोर्ट लेते हैं। इसी तरह से वरना और सेकर छात्रावास है, उसमें 8-8, 10-10 बच्चे पाए गए हैं। कुछ बच्चों के हीटर भी पाया गया। यह कार्रवाई कहीं ना कहीं छात्रों को संदेश देने के लिए की गई है कि अगर वह गलत तरीके से कूलर और AC चलाएंगे तो उनके खिलाफ आगे भी इसी तरीके की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दरअसल कहा जा रहा है कि जहां गर्मी में छात्र गलत तरीके से अपने कमरों में कूलर लगा करके ठंडी हवा लेते हैं, तो वहीं सर्दी के मौसम में हीटर और ब्लोअर लगा करके गर्मी का एहसास कराते हैं और जिसमें बिजली का बोझ विश्वविद्यालय प्रशासन पर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। राजधानी जयपुर में शहर के बीचों बीच बसा है महारानी कॉलेज का परिसर और महारानी कॉलेज जो कि 1 अगस्त 1944 को जिसकी शुरुआत हुई, यहाँ पे अचानक से अब मज़ार विवाद हुआ है। मज़ार विवाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉलेज के परिसर में अचानक से 3 जो मज़ार हैं वो सामने निकल गए हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि कॉलेज परिसर के अंदर आखिर मज़ार कर क्या रही हैं। ये महारानी कॉलेज का परिसर है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ छात्राएं पढ़ती हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का ये कॉलेज जहाँ पे सिर्फ छात्राएं पढ़ती हैं। तकरीबन 4,000 से ज़्यादा छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं और जहाँ तक छात्राओं के छात्रावास की बात करें तो करीब 500 के आसपास जो छात्राएँ हैं वो यहाँ रहती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि शिक्षण संस्थान के अंदर, कॉलेज परिसर के अंदर ये आखिर मज़ार कर क्या रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कॉलेज की एंट्री की अगर हम बात करते हैं तो कॉलेज की एंट्री का सिर्फ़ और सिर्फ एक गेट है। अब जब ये मज़ार बनी है तो ये तमाम सामग्री आई कैसे? महारानी कॉलेज का जो प्रशासन है उसको भनक क्यों नहीं लगी कि यहाँ पे मज़ार बना दी गई है? और मज़ार बनाई किन लोगों ने है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे पंप हाउस भी है महारानी कॉलेज का, तो ये समझ में आता है कि ये किस तरीके से मज़ार यहाँ पे परिसर के अंदर बना दी गई हैं। अब जब मामला सामने आया तो एक एक करके अलग अलग संगठन जो हैं वो सामने आने लगे हैं। धरोहर बचाओ समिति जो है उसने सरकार का दरवाज़ा खटखटाया है। सरकार को आज ज्ञापन भी दिया जाएगा और उनका कहना है कि यहाँ पे लैंड जिहाद की कोशिश की जा रही है और इससे छात्राओं पे एक ख़राब असर पड़ेगा। छात्राएं यहाँ पे ना सिर्फ छात्रावास के अंदर रहती हैं बल्कि पढ़ती भी हैं। ऐसे में इस कॉलेज परिसर के अंदर आखिर यहाँ पे मज़ार कर क्या रही हैं? सहगुरुद्दीन चौधरी, आशुतोष शर्मा, जयपुर। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर के ठाठों और दुकानों के नाम पूछने को लेकर के एक बार फिर से विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ST हसन की तरफ से इस पूरे दिशा निर्देश को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ करके बताया गया, तो वहीं इसके साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिग्गी नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से भी इस पर टिप्पणी आई है। उनका कहना है कि नाम पूछना पूरी तरीके से नफरत फैलाने का काम है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इस पूरे मुद्दे ने नए मोड़ पर राजनीति को ला करके रख दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आगामी 11 तारीख से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, उसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के मेरठ तिराहे पर मौजूद हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम गाजियाबाद में बनाया जाता है। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये वो कंट्रोल रूम है जिस पर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य कांवड़ कंट्रोल रूम मेरठ तिराहा गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट, यानी कि यहाँ से जो कांवड़ यात्रा का रूट है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। जितने भी CCTV कैमरे लगाए जाते हैं मार्ग पर, उनकी मॉनिटरिंग के लिए अंदर स्क्रीन लगाने का काम अब शुरू हो चुका है। आपको मैं तस्वीरों में भी दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ से रूट डाइवर्जन किया जाता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये मेरठ के लिए जा रहा है और इसी रास्ते से जो कांवड़िए हैं जब आएंगे तो इसको एक साइड से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि आखिरी के 3 दिन में दोनों ही साइड वाहनों के लिए बंद कर दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा जो CCTV लगाने का काम है वो भी
तकरीबन पूरा कर लिया गया है। सामने आप देखेंगे तो पिलर पर, जो पिलर सामने आप देख रहे हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसी तरह से एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी का कहना है तकरीबन पूरे मार्ग पर 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि पूरे मार्ग की निगरानी रखी जा सके। रूट की हम बात करें तो 85 किलोमीटर का जो रूट गाजियाबाद में पड़ रहा है, 2 अलग अलग रूट, उस पर 2500 पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए। और इसको लेकर लगातार जो बैठकें हैं उसका दौर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। 3 जुलाई से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे अमरनाथ यात्रियों को बाबा बर्फानी के दर्शन मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज से अमरनाथ यात्रा का आगाज हो गया है और जो पहला जत्था है वो आज जम्मू से पहलगाम और बालटाल के लिए यहां पर रवाना हुआ है। लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। खास तौर पर जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कई नियम यहां पर निकाले हैं। इसके साथ ही साथ इस बार जो भी यात्रा यहां पर लखनपुर से एंटर कर रही है, उस यात्रा के जो गाड़ियां हैं उनके साथ सुरक्षा का काफिला जो है वो चल रहा है और उन्हें वो काफिला जो है वो जम्मू में यहाँ पर छोड़ रहा है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये नगरोटा का चेक पॉइंट है और नगरोटा के चेक पॉइंट से यहाँ पर 12 बजे के बाद किसी भी कश्मीर बाउंड गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वह यात्रा की गाड़ी है या फिर यात्रा की गाड़ी नहीं है। ऐसे में जो भी यहाँ पर देश भर से यात्री आ रहे हैं लेकिन यहाँ फिर कश्मीर जाने वाले लोग हैं, उनको फिलहाल यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि वो 12 बजे के बाद अपनी यात्रा जो है वो प्लान ना करें और फिलहाल जो यात्री यहाँ पर आ भी रहे हैं उनको यहाँ से वापस नगरोटा से जम्मू की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है ताकि उनको आगे किसी तरह की परेशानी जो है वो यहाँ पर ना हो। शाहनवाज खान, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। हिमाचल प्रदेश में 11 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 20 मकानों और 15 पशुशालाओं को नुकसान पहुंचने की खबर जो की है वो भी सामने आई। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में तो प्रदेश में 406 सड़कें इस वक्त जो की हैं बारिश के चलते और भूस्खलन के चलते जो कि है बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 1515 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं तो और लगभग 171 पेयजल योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक वर्षा जो की है वो मंडी में दर्ज की गई है, जिसमें 223.6 मिलीमीटर बारिश जो की है वो मंडी में हुई। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में अधिकतम तापमान में भी 10 से 11 डिग्री का गिरावट जो की है वो देखने को मिली है। कांगड़ा में अधिकतम तापमान सामान्य से 11 डिग्री नीचे दर्ज किया गया और प्रदेश में सबसे अधिक तापमान धौलाकुआं में 31.5 जबकि ऊना में 31.4 डिग्री दर्ज किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, न्यूज स्टेट, यूपी, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में कुदरती कहर लगातार जारी है। एक तरफ रेड अलर्ट जो की है बारिश के लिए जारी किया गया था हिमाचल प्रदेश में और दूसरी तरफ लगातार पहाड़ों में बारिश भी हो रही है और भूस्खलन की भी जो की है कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निवासियों को और साथ ही साथ सैलानियों को करना पड़ रहा है। इस वक्त आपको बता दें स्थिति ये है कि ऊपर हायर आल्टीट्यूड में जो कि है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके चलते जो हिमाचल प्रदेश के नदी नाले हैं वो इस वक्त तूफान पर हैं। वहीं अगर बात की जाए मंडी की तो मंडी के आसपास के इलाकों में काफ़ी बारिश जो की है वो लगातार देखने को मिल रही है, जिसके चलते सैलानियों को और स्थानीय निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन तक जो हाईवे है NH3 है वो बिल्कुल बंद था क्योंकि काफ़ी बारिश के चलते जो कि है वहाँ पर भूस्खलन की काफ़ी घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके चलते हाईवे जो कि है बंद कर दिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये व्यास नदी है और इस व्यास नदी का पानी जो कि है बता रहा है, पानी का बहाव बता रहा है कि किस तरह से रुकिए पहाड़ों में बारिश हो रही है और लगातार जो कि है फ्लो जो कि है लगातार इसका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। व्यास नदी अपना रौद्र रूप लेती हुई नज़र आ रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से हिमाचल के लोग पहचानते हैं पानी के कलर से के ऊपर कितनी बारिश हो रही है, तो जितना पानी जो कि मटमैला होगा उतना इसका मतलब है कि फ़्लो पानी का ज़्यादा है। 5 तारीख तक, क्योंकि 5 तारीख तक जो कि है रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, तो 5 तारीख तक हिमाचल प्रदेश पर काफ़ी खतरा जो कि है इस वक्त कुदरत का मंडरा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, मनाली।
महोबा के यूपी-एमपी बॉर्डर पर स्थित लहचूरा बांध का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश और महोबा में लगातार हो रही बारिश के कारण यहां के जल स्तर के साथ साथ खतरे के निशान पर लहचूरा बांध है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग ने 5 फाटक खोलकर 45,500 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा है ताकि जल स्तर को कम किया जा सके। इसके साथ साथ महोबा के अर्जुन सहायक परियोजना नहर में भी 1200 करीब क्यूसेक पानी छोड़कर बांध के फाटक खोले गए हैं। यही नहीं, बांध के नजदीक जितने भी गांव हैं वहां मुनादी कराई जा रही है। बताया जाता है कि लहचूरा बांध के आसपास तकरीबन आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जहां पर मुनादी कराकर सिंचाई विभाग यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी बांध के नजदीक ना पहुंचे। खतरे के निशान के होने के चलते लगातार पानी छोड़कर उसे सामान्य लेवल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों से भी आने वाला पानी सीधा लहचूरा बांध में पहुंच रहा है। यही वजह है कि सिंचाई विभाग ने यहां पर कुछ चौकीदारों को भी तैनात किया है ताकि यहां पर ग्रामीणों को आने से रोका जा सके। खतरे के निशान पर लहचूरा बांध है, इसको लेकर एहतियात सिंचाई विभाग बरत रहा है। इरफान पठान, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, महोबा। राजधानी भोपाल में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं सुबह से बात कहें तो तेज बारिश ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अभी हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के अल्पना तिराहे में, जहां पर जो है सड़क तालाब में तब्दील होती नज़र आ रही है। वहीं एक बड़ा यातायात मार्ग है ये, यहाँ से स्टेशन के लिए और बस स्टैंड के लिए जो है लोग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग अगर बात कहें तो आधा किलोमीटर की सड़क जो है बिल्कुल पानी में डूब गई है। कहीं ना कहीं मेट्रो कार्य चलने के कारण जो है चैम्बरों को बंद कर दिया गया है, इस कारण पानी निकासी यहाँ से अभी नहीं बनाई गई है, जिसको लेकर ये जो दृश्य है ये एक तालाब में तब्दील हो गया है। कहीं ना कहीं अगर हम बात कहें तो राजधानी भोपाल में सड़कों का हाल बेहाल है। कहीं सड़कें बह गई हैं तो कहीं जल भराव की बड़ी स्थिति हो गई है। राजधानी भोपाल की सड़कें हैं वो जो है तालाब में तब्दील हो गई हैं। उसके बाद जो ये सड़क का पानी है कहीं ना कहीं जो स्टेशन के पास रेस्टोरेंट उपलब्ध है उनको भी प्रभावित करता नजर आ रहा है। ये हालात मैं आपको दिखाऊंगा तो चारों तरफ जो है एक तालाब नजर आ रहा है, छोटा तालाब नजर आ रहा है, चारों तरफ जो है पानी ही पानी भर गया है। कहीं ना कहीं अगर बात कहें जो सुबह से ही तेज बारिश का दौर राजधानी भोपाल में चल रहा है तो पानी निकासी ना होने के कारण जो ये होटलें हैं अब तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। राजधानी भोपाल के अगर ये हाल है और नगर प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो आगे होने वाली बारिश में राजधानी भोपाल का चेहरा क्या होगा। नदियों सहित गली मोहल्लों में गंदगी फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक वसूला जाएगा। सामान्य व्यक्ति जो गंदगी फैलाएगा उससे पहली बार में 5,000 रुपये, दूसरी बार में 10,000 रुपये वसूले जाएंगे। वहीं संस्थागत लोग अगर कूड़ा फैलाते हैं तो उनसे 25,000 रुपये पहली बार में और 50,000 रुपये दूसरी बार में वसूली की जाएगी। इसके बाद भी अगर लोग बाज नहीं आते हैं तो उनके ऊपर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आदेशित किया है कि वह लोगों से जुर्माना वसूले और साथ ही साथ तमाम निगमों को भी कहा गया है कि वह अपने स्तर पर गंदगी फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई करें और उनसे जुर्माना वसूलें। अगर कहीं पर भी किसी भी नदी के किनारे, नाले के किनारे या नहर के किनारे या पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है या वेटलैंड एरिया है, अगर इन पे कूड़ा मिलता है और किसके द्वारा वो किया गया है, अगर वो जस्टिफाई हो जाता है तो उस पर इनिशियल जो है 5,000 का जुर्माना है। बट अगर वो चीज़ रिपीट करती है तो फिर दोबारा या तिबारा तो 10,000 पर डबल कर दिया उसको। और अगर बल्क में कूड़ा डाला जा रहा है तो उसमें जो है इनिशियली 25,000 रुपये के जुर्माने की बात की है और फिर दोबारा अगर वो रिपीट होता है तो उसमें 50,000 की बात की गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस आदेश के बाद अब लोग गंगा सहित तमाम नदियों में गंदगी फैलाने से बाज आते हैं या नहीं, शहर के गली मोहल्ले साफ दिखते हैं या नहीं और गंदगी फैलाने वालों पर कितनी कार्रवाई होती है। वीडियो तासिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।